सुहेल अफरीदी ने वो स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ कि मस्जिद में ला के फ़ौज ने कुत्ते बांध दिए, और जब हमने कहा तो जवाब आया कि आप और ये एक जैसे हैं। तो वो जो स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी का है, इसकी तस्दीक की है ये नौजवान ने, आलमज़ेद महसूद साहब ने। इन्होंने 2019 की एक वीडियो अपने अकाउंट से शेयर की थी, और वो वीडियो इन्होंने दोबारा दिखाई है कि ये बात झूठ नहीं है। आज से 6 साल पहले ये वाक़या हुआ था। उन्होंने वीडियो और ऑडियो दोनों दिखाई, जिसके अंदर ये कुत्तों वाली बात भी है, मसाजिद के ऊपर एंटीने लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े डिश लगे हुए हैं, और जूतों के साथ जाने वाली ये चीज़ें सारी उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर है। उस वीडियो में और उस ऑडियो के अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये आलमज़ेब महसूद नामी नौजवान ने इसकी कन्फर्मेशन दी है और इसकी तस्दीक की है कि जनाब ये वाक़या ऐसे ही हुआ था, सुहेल अफरीदी ने झूठ नहीं बोला। अफसोसनाक बात है। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एक जरगा है जो 12 नवंबर को यानी कल के दिन में होने जा रहा है। ये एक बड़ा जरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करना चाहती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसको नाकाम करना चाहती है कि ये जरगा कामयाब ना हो, लेकिन सबको दावत दी है। अब ये फैसला किया गया है कि इस जरगे का जो भी एलामिया होगा वो एलामिया जारी किया जाएगा और पहुंचाया जाएगा वफाकी हुकूमत तक भी, सिक्योरिटी इदारों तक भी, और हर स्टेक होल्डर को वो एलामिया दिया जाएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन जरगा बैठा है, मुतफ़िका तौर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स, ये उनकी राय और फैसला है। तो इसकी रोशनी में आगे बढ़ा जाए। यहाँ से एक नई डिबेट शुरू होगी। या तो आपने डायरेक्टली जंग की तरफ जाना है, ताकत का इस्तेमाल आपको दहशतगर्दी के खिलाफ करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ताकत का इस्तेमाल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ताकत का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कैसे करना है और इस लड़ाई को लीड किसने करना है? इस लड़ाई को कोई जर्नैल लीड नहीं कर सकता, उसका काम ही नहीं है। लीड लीडर्स ने करना है, पॉलिटिकल अवामी हुकूमत ने लीड करना है। वो जो स्टेक होल्डर्स हैं इलाके के, उन्होंने लीड करना है। उन्होंने बताना है कि जनाब कहाँ आपकी ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। अगर तो ये सारा कुछ जर्नैलों के कंट्रोल में दिया गया तो माजी की तरह सारे ऑपरेशन बेकार हुए, ये भी बेकार हो जाएगा। जितनी दहशतगर्दी के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज तक आपको फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ, दोबारा आ जाती है फिर। तो जर्नैलों के हाथ में चीज़ नहीं देनी, चीज़ जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में रहनी चाहिए। फैसले उन्हें करने चाहिए और मुशावरत के बाद फैसले करने चाहिए। अवाम को, लोगों को शामिल करना चाहिए। अफगानिस्तान भी इसका एक स्टेक होल्डर है, उसको भी शामिल करना चाहिए। बहरहाल ये अभी तो जरगा होगा कल, तो बहुत सारी खबरें आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अतर मिनुल्लाह ने भी एक खत लिख दिया है जी, और अतर मिनुल्लाह साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा उन्होंने ये लेटर बहुत सारे और लोगों को भी लिखा है, यानी बाकी जो जजेस हैं उनको भी दिया है, और अब पब्लिक भी हो गया उनका लेटर। तो नाज़रीन, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें वो कहते हैं कि हम खुद को बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ कहते हैं, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जबरी गुमशुदगी का मामला उनके दरवाजे तक पहुंच गया है, तो हम खामोश रहे। एक और चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तनाजुर में 12 जजेस को खबरदार किया कि सिर्फ मैंने अब तक मार्शल लॉ को रोक रखा है, वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, बल्कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जो सच बोलता है उसका हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों जैसा हो जाता है। इन्होंने पूरी अदलिया को झंझोड़ा है जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। उन्होंने कहा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा कि अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवरों के लिए नहीं है। अदलिया की निजात सच्चाई और ख़ुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करना होगी। ये जनाब अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बातें भी की याया अफरीदी साहब को लिखे हुए ख़त में कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ खड़ी नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी, नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की। फिर उन्होंने कहा जी, इमरान खान के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के एक तसलसल का आज हिस्सा है। झंझोड़ने की कोशिश की सबको अतर मिनुल्लाह ने, लेकिन इस वक्त जो अदलिया की हालत है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अदलिया कहाँ पहुँच गई और किस तरह पहुँचाई गई। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, मौजूदा
सियासी सहूलतकारों के साथ मिलकर एक कारनामा है। नादरीन, ने कुछ दानिशवर हैं पाकिस्तान में, वो आज भी ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने फौज को दीवार के साथ लगा के सियासत से बाहर कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन इमरान खान ने फौज को सियासत में, वो कहते हैं जी कि वापस रेलिवेंट कर दिया है। अब ये जो दानिशवर है ना, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला है और कोई वजह नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखता हूं जो नवाज शरीफ और जरदारी ने किए, हालांकि इस तरह के दर्जनों हैं, लेकिन मैं 5-7 आपके सामने रखता हूं जो इन दोनों ने मिलकर किए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ थे और जिसमें ये फौज की सहूलतकारी का काम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। नंबर 1, ये जो सड़कों पे घसीटने वाली बातें थी, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन मुलाकातें करता था और जरदारी को सड़कों पे घसीटता था? ये इमरान खान ने तो नहीं किया था। फिर जो मेमो गेट स्कैंडल आया था, जिसमें हुसैन हक्कानी भी फंस गया था और सारे फंस गए थे, इस मेमो गेट स्कैंडल में जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घटिया किरदार था, वो कौन सा सियासतदान था जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया था? नवाज शरीफ था ना, इमरान खान तो नहीं था। फिर मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से इस्तीफ़ा कौन मांग रहा था? नवाज शरीफ मांग रहा था ना, आज भी वीडियोस मौजूद हैं। जनरल कियानी को एक्सटेंशन किसने दी थी? जरदारी ने दी थी और नवाज शरीफ ने सहूलतकारी की थी। इमरान खान तो तब असेंबली का हिस्सा ही नहीं था ना, तो फिर इमरान खान पे इल्ज़ाम आप कैसे डाल सकते हैं? जनरल कियानी को सियासत में कौन लाया? यही लोग लेकर आए। फिर अदलिया बहाली की तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसने डील की? फिर पंजाब के अंदर गवर्नर राज किसने लगाया? ये सारे काम कौन कर रहा था? जरदारी और नवाज शरीफ कर रहे थे। फिर फौज के साथ मिलकर 2013 के इलेक्शन में पंचर किसने लगाए थे? बताएं ना। ये जो धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई थी फौज के साथ मिलकर, ये किसने की थी? इमरान खान ने तो नहीं की थी, उसके तो खिलाफ धांधली हुई थी। तो इमरान खान पे मलबा डालने से पहले इनके गिरेबानों में झांकना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से फौज को सियासत से बाहर करने की बजाय बार बार फौज को सियासत के अंदर घसीटा अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने फ़ायदों के लिए। मैं तो इनकी कवरेज करता था, मुझे नहीं पता कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये क्या स्टेटमेंट देते थे, ये क्या करते थे। ये तो जनाब फौज के सहूलतकार बने हुए थे 2013 से पहले, पूरी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे ताकि इन्हें हुकूमत मिल जाए। और हुकूमत के लिए ये कौन कौन से जर्नैलों को कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे मिलते रहे, कौन कौन डीलें करता रहा, सारी दुनिया को पता है। अदलिया की बहाली की तहरीक में फौजी जर्नैलों ने क्या किरदार अदा किया, ये सारी दुनिया को पता है। एक जर्नैल से जान छुड़ाने के लिए दूसरे जर्नैल के साथ कैसे साजबाज की गई, सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान को तो 2018 में हुकूमत जर्नैल देना ही नहीं चाहते थे, वो तो रिएक्शन इतना ज़्यादा था पब्लिक का कि हुकूमत देनी पड़ गई। वरना शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहा है कि जनाब मैं हुकूमत के लिए अपनी कैबिनेट चुन रहा था और मुझे कह दिया गया था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो इंटरव्यूज़ करते फिर रहे थे। ये सारा काम किसने किया था? यानी इमरान खान के बुग़्ज़ ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आती, और वो हर चीज़, दूसरी जंग अज़ीम भी उठा के इमरान खान पे डाल दो, पहली जंग अज़ीम भी उस पर डाल दो। आज तक दुनिया में जितनी तबाही हुई है ना, जो एटम बम चला था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो भी इमरान खान पे डाल दो। इनका बस चले ना।